नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी का जो है ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। यह जो है बुक है रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 की बुक है और इसके हम लोग 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल इसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। इसका रुक्मिणी वॉल्यूम 2 एनटीपीसी करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है, इसको हम लोग एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग अभी जो है जीके जीएस का पार्ट जो है देख रहे हैं, इसमें से सेट 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। तो आइए यहाँ से जीके जीएस का 3 नंबर सेट शुरू कर लेते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे सेट नंबर 3 लिखा गया है और इसको हम लोग एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं और फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दे दी जाएगी। यहाँ पे पूरे बुक का पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन के साथ तो आप ले सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे बात कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे दोस्तों, देखिए 9262301769 9262301769 पे बात कीजिएगा। और पैड ग्रुप बनाया गया है तो पैड ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लास्ट में इंफॉर्मेशन देते हैं, पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला डॉट डॉट का एक भाग है, तो आपका निम्न हिमालय का भाग है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, धौलावीरा पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश में स्थित एक पर्वतमाला है। यह हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी में चंबा जिले से शुरू होकर पूर्व में असम तक फैली हुई है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला शहर भी स्थित है। ये सारी बातें आपको जान लेनी है। इसके अलावा दोस्तों पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय का ही एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश से होकर पोक तक जाती है। ये सारी बातें आपको जाननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो आपका विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत में दोस्तों मार्च 1942 में आया था और इसे कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया था क्योंकि इसमें जो है इसमें भारत को अनेक टुकड़े में बांटने की बात की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे क्रिप्स मिशन के? तो आपका स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और ये याद रख लीजिएगा, अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है आपका स्टैफोर्ड जो है पूछा जाता है। गांधी जी ने इसके बारे में बोला था पोस्टेड चेक, यानी तिथीय चेक, उत्तर तिथीय चेक इसको बोला था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक भी कहा था, याद रख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी बातें इसमें देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपका चार्ल्स कॉर्नवेलिस को ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चार्ल्स कॉर्नवेलिस को सिविल सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसे याद रख लीजिएगा। 1793 ईस्वी में एक कानून लाया गया जिसे शक्ति का पृथ्वीकरण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में लागू किया गया था, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आपका बिहार से है, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों देखिए, मधुबनी पेंटिंग प्राचीन काल से बिहार के मिथिलांचल में प्रचलित है। मधुबनी चित्रकला शैली पौराणिक कथाओं पर भी आधारित है, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। 5 है आपका, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1858, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है, याद रख लीजिएगा। 18 जून 1858 को ये डेट आपको याद रख लेना है, इस दिन रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। यह वह है जो है आपका हीरोज ने कहा कि यह सोई हुई महिला एकमात्र मर्दानी थी, मृत्यु के बाद जो है हीरोज ने कहा था, इसे याद रख लीजिएगा। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई इनके बचपन का नाम है,
इसे याद रख लेना है। मणिकर का इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था और ये सब बातें आपको जानना है। इनके लक्ष्मीबाई के पिता का नाम जो है मोरोपंत और गुरु का नाम तात्या टोपे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है आपके सामने। निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पे जनसांख्यिकी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आइए हम लोग देखिए यहाँ पे जीके जीएस हम लोग देख रहे हैं तो वहीं केवल अभी देखेंगे, बाद में दूसरा हम लोग सेट देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे से क्वेश्चन देखेंगे तो लंबा हो जाएगा। जीके जीएस का पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर 13 पर मिलेगा, तो यहाँ पे इधर उधर करके दिया है तो ऐसे ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे इसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों, ऑप्टोजेनेटिक तकनीक में प्रकाश का उपयोग करके न्यूरॉन्स की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए किस प्रोटीन का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों आपका चैनल रोडोप्सिन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टोजेनिक तकनीक में प्रकाश का उपयोग करके न्यूरॉन्स की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आपका दोस्तों चैनल रोडोप्सिन प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, एक ऐसी तकनीक है जो प्रकाश का उपयोग करके न्यूरॉन्स की गतिविधि को नियंत्रित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दिखा देते हैं। चैनल को तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। मात्र 169 में आपको पैड ग्रुप बनाया गया है, जहां तक एग्जाम तक बुकों का प्रैक्टिस सेट आपका सेंड किया जाएगा। विभिन्न प्रकाशन के बुकों का प्रैक्टिस सेट आपके ऑर्डर के हिसाब से सेंड किया जाएगा 169 में। इसके लिए व्हाट्सअप नंबर मैं बता दे रहा हूँ, इस पे जो है मैसेज करके और पेमेंट करके जुड़ जाइए। 92623017 जुड़ना हो तभी कॉल कीजिए, फालतू का मैसेज नहीं करना है। ठीक है, 92623017 9262699262301769 पे बात करना है, 169 पे करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है इसी व्हाट्सएप पे और आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। आपको इसमें क्या बेनिफिट है मैं बता दे रहा हूँ एक बार। आपको दो तरह से पीडीएफ मिलेगा, एक तो सिंपल पीडीएफ मिल जाएगा नॉर्मली जैसे होता है बुक में, वो आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन का टिक लगा हुआ पीडीएफ, जैसे इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी है तो बी पे आपको टिक लगा हुआ पीडीएफ मिलेगा, ताकि एग्जाम में आप जब रिवीजन करें तो क्वेश्चन पढ़े सीधा आपको आंसर मिल जाए। तो ऐसे भी पीडीएफ मिलेगा, दो तरह से पीडीएफ वहाँ पे सेंड किया जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ डिटेल में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन क्रिया मुख्य रूप से किस कोशिका प्रकार में होती है? तो आपका बी लिम्फोसाइट में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे है दोस्तों। देखिए यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है, तो ऐसे जो है करेक्ट जो है टिक लगा हुआ पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन था सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन प्रक्रिया मुख्य रूप से किस कोशिका प्रकार में होती है? आपका बी लिम्फोसाइट्स में होती है, आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बी लिम्फोसाइट्स में इम्यूनोग्लोबिन जीन में परिवर्तन की उच्च दर की परिचय देती है। यह प्रक्रिया एंटीबॉडी की विविधता को बढ़ाती है और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से एंटीजन से बंधने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको 21 नंबर पे जाना होगा, क्योंकि इधर आपका अब देखिए मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन जो है दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 21 नंबर। यहाँ पे देखिए 21 नंबर पे आगे हम लोग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवा गांव में 1889 में यानी 1889 में हुआ था। 4 मार्च 1928 ईस्वी को स्वामी जी ने औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला के अवसर पर इस किसान सभा को बिहार प्रांतीय किसान सभा का नाम दिया गया और वर्ष 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ये भी याद रखिएगा। प्रांतीय किसान सभा के कार्यों में स्वामी सहजानंद के प्रमुख सहयोगी नेता रामानंद मिश्र, कार्यानंद शर्मा,
रामवृक्ष बेनीपुरी, यदुनंदन शर्मा, राहुल संकीर्तन, पंचानंद शर्मा आदि लोग मौजूद थे। ठीक है, और 1937 के चुनाव में कांग्रेस को किसानों का भरपूर समर्थन भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डॉट डॉट पुरस्कार जीता, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रैमी पुरस्कार जीता, याद रख लीजिएगा। मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था, याद रख लेना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? तो आपका वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा, यही जो है आपका शर्त नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है। और संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, सही है भी। और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा, भी सही है। उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं की जाएगी, ये भी आपका सही हो जाता है, ये विकल्प आपका सही है। देखिए, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में से संबंधित उपबंध जो है किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित क्या पद्धति है, क्या रीति है, इसका उल्लेख किया गया है। और 54 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल से संबंधित वहाँ भी उपबंध है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने से संबंधित है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का तब पात्र होगा जब भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष का आयु होगा और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो है उसके पर्याप्त गुण होंगे। अनुच्छेद 59 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें जो है क्या है, राष्ट्रपति कोई लाभ के पद पर न हो, राष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होगा, ऐसे चीजें। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पे। क्वेश्चन यहाँ पे, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। इसकी स्थापना दोस्तों रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब कोलकाता यूनाइटेड किंगडम के बाद सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। इसकी स्थापना 1829 में हुई थी। गोल्फ आधुनिक खेल 15वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड में जो है कि शुरू हुआ था, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। गोल्फ खेल का प्रमुख शब्दावली है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जान लीजिए। बोगी, फुट, हॉल, निवालिक, डी ग्रीन, बंकर, कोर्स आदि जो है ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में दाल उत्पादन का देश के कुल उत्पादन का 23% हिस्सा केवल मध्य प्रदेश से है। यहाँ पे दोस्तों मसूर, चना, उड़द, मूंग, अरहर जैसी दालें उत्पादित की जाती हैं। और मध्य प्रदेश के बाद दालों का उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश इनका क्रम है, याद रख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कानपुर में है, ये भी याद रख लीजिएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? कानपुर में है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। भारत में विदेशी निवेश की अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा अस्थिर विनियामक परिवेश, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भारत में विदेशी निवेश की विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार तथा वैश्विक अनिश्चितता। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं, या आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बातें इसके बारे में। इसके लिए फुल सॉल्यूशन का PDF आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ले लीजिए। और जो लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यह शुरुआत है दोस्तों इस बुक से। और इसके अलावा हम लोग बहुत सारे बुकों का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आएंगे, यदि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। और सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को पैड ग्रुप में जुड़ते जाना है और सपोर्ट करते रहना है, ताकि बुक लिया जाए बहुत सारा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 पे ही आपको GK GS का फिर से यहाँ पे पार्ट आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आगे हम लोग आपका ये आपका मैथ रीजनिंग भी करवाया जाएगा ये कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन है 33 नंबर क्या, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नैनो मटेरियल का एक उदाहरण नहीं है? नैनो मटेरियल का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ग्रेफाइट जो है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नैनो मटेरियल वे पदार्थ होते हैं जिनका कम से कम एक आयाम
1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। जैसे ग्राफीन, फ्लोरीन और कार्बन नैनोट्यूब सभी कार्बन के नैनो मटेरियल रूप है। ग्रेफाइट कार्बन का एक स्तरित संरचना है, लेकिन यह नैनो मटेरियल नहीं है क्योंकि इसकी परतें नैनो स्केल से बड़ी होती हैं। ग्रेफाइट सामान्य रूप से कार्बन का एक रवादार अपरूप है। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ किस अवस्था को संदर्भित करती है? तो यह आपका पदार्थ की निम्नतम तापमान क्वांटम अवस्था को संदर्भित करती है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की वह ऐसी अवस्था है जो बोसान कणों को परम शून्य के करीब ठंडा करने पर बनती है। इस अवस्था में अधिकांश परमाणु सबसे कम क्वांटम अवस्था में होते हैं और क्वांटम प्रभाव स्थूल स्तर पर दिखाई देते हैं। बीसी का अध्ययन क्वांटम यांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांतों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बारे में सर्वप्रथम एसएम बोस एवं आइंस्टीन ने 1924 से 25 में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आप देखिए फिर से यहाँ पे आपको चलना पड़ेगा हमको क्वेश्चन नंबर 41 पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 41 नंबर क्या है। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीढ़ अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो आपका अनुच्छेद 226 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए भी रीट अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है, जबकि सर्वोच्च जो है अनुच्छेद 32 के आधार पर रीट अधिकारिता का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित है। अनुच्छेद 227 जो है आपका सभी न्यायालयों का अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। जो इसमें दिया बता दे हैं। अनुच्छेद 228 दिया है डी में, इसका मतलब कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों को अंतरण से संबंधित है। अनुच्छेद जो है आपका बहुत सारी है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है, जिसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 सभी धर्मों की आजादी, उसके प्रबंधन, करों में से छूट और प्रचार प्रसार से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को लिपि संस्कृति और शैक्षिक संरक्षण और प्रशासन चलाने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिद्धा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका पंजाब का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत राज्यों का नाम दिया है तो आप लोग जान सकते हैं। जैसे देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, पुंग चोलम मणिपुर क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्य है, याद रख लीजिएगा। देखिए मणिपुर यहाँ पे दिया तो इसके बारे में बता दे रहे हैं। पुंग चोलम मणिपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और दोस्तों घुमुरा उड़ीसा के प्रसिद्ध जो है जनजाति लोक नृत्य है, घुमरा। इसके अलावा आपका जो है नूरलिम जो है नागालैंड का लोक नृत्य है। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग दोस्तों, हेमिस महोत्सव के बारे में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हेमिस महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो आपका बुद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लद्दाख में इसे गुरु पद्मसंभव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह लद्दाख के हेमिस मठ में मनाया जाता है, जो तिब्बती बौद्ध परंपरा का में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस त्योहार में रंगीन मुखौटा, नृत्य, अनुष्ठान एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है किए जाते हैं। तो इसे याद रख लीजिएगा। यहाँ पे और सारी बातें आप चाहें तो जान सकते हैं। पचूल फूलों का त्योहार है, इसे उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के संथाल लोग मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग 45 नंबर। रणजी ट्रॉफी का नाम किस भारतीय बल्लेबाज के नाम पर रखा गया है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे रणजीत सिंह जी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
याद रख लीजिएगा। रणजीत सिंह इंग्लैंड की टीम के लिए खेलने वाले पहले भारतीय और एकमात्र एशियाई खिलाड़ी थे। उन्होंने 1896 में इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और उन्होंने 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। रणजी ट्रॉफी भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है। इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई करता है। याद रख लीजिएगा। आप लोग आशा करते हैं आप लोग जान गए होंगे। रणजीत सिंह जो है 1896 में टेस्ट क्रिकेट में जो करियर शुरुआत किए थे इंग्लैंड के टीम की तरफ से, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 46 नंबर। देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के विषय में गलत है पूछ रहा है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आइए देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पेश किया था, सही है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों का विस्तार किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, एक सेकेंड, एक गलत है, सेकेंड सॉरी एक गलत है। 86वें संविधान संशोधन तो दूसरा कुछ है, यही आपका फर्स्ट वाला केवल सही है। और अनुच्छेद 51 ए और इनका आदर्शों राष्ट्रीय ध्वज ये आपका नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शन केवल एक यहाँ पे सही हो जाता है, ऑप्शन जो है आपका डी केवल करेक्ट आंसर है, यहाँ पे पहला वाला केवल सही है। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए आपका एक सेकंड, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो सारे सही लग रहे हैं मेरे को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के विषय में गलत है, सॉरी गलत पूछ रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूजन हो रहा था कि सही पूछ रहा है क्या। देखिए यहाँ पे 44वें संविधान अधिनियम ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पेश किया। 44वां संविधान संशोधन ये नहीं होगा, यही गलत है। ठीक है, तो यही आंसर केवल हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य का विस्तार किया गया, सही है। अनुच्छेद 51 ए में इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान शामिल है, ये भी सही है आपका। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका मौलिक कर्तव्य माता पिता को 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य, ये भी आपका सही है। यानी आपका 3 सही है, केवल एक जो है ऑप्शन गलत है। यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पेश किया था, ये आपका यहाँ पे है। 44वां नहीं होगा, 42वां होगा यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट वाला गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा कौन से संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को पेश किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्यों का विस्तार किया गया था और 51 ए में इसके आदर्शों का बात किया गया था, जैसे कि ऑप्शन में लिखा गया है। ये सारी बात जान लीजिएगा। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के बाद भाग 4 क में जोड़ा गया था। ठीक है, याद रख लीजिएगा। यह कहां से लिया गया है, तो सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया था यह मूल्य कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को 52 नंबर पे मिलेगा, तो चलते हैं हम लोग 52 नंबर पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आपका टोपोलॉजिकल इंसुलेटर क्या है। सॉरी ये तो 53 नंबर है, 52 नंबर ही देखना है हमको ना। 52 नंबर क्या है, रीजनिंग है, रीजनिंग है। ठीक है, यहीं से देखना है 53 नंबर से। टोपोलॉजिकल इंसुलेटर क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक पदार्थ जिससे आंतरिक धारा अप्रवाहित सतही धारा प्रवाहित, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे, अप्रवाहित सतही धारा अप्रवाहित ऐसा कुछ है। एक पदार्थ जिसे आंतरिक धारा अप्रवाहित सतही धारा प्रवाहित ऐसा कुछ है। ठीक है, देखिए टोपोलॉजिकल इंसुलेटर एक ऐसा सामग्री जो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देती लेकिन अपनी सतह पर विद्युत धारा प्रवाहित कर सकती है। टोपोलॉजिकल इंसुलेटर एक ऐसी सामग्री है जो अपने आंतरिक भाग में एक इंसुलेटर के रूप में व्यवहार करती है लेकिन अपने सतह पर सुचालक होती है। ये बात ये ऑप्शन में कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एल्बिडो क्या है, तो आपका किसी सतह द्वारा
परावर्तित सौर विकिरण का अनुपात। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एल्बिडो किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण का अनुपात है। एल्बिडो किसी सतह की परिवर्तनशीलता की माप है। उच्च एल्बिडो वाली सतह जैसे कि बर्फ और बादल अधिक सौर विकिरण को परावर्तित करती हैं, जबकि कम एल्बिडो वाली सतह जैसे कि डामर और जंगल अधिक सौर विकिरण को अवशोषित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 61 पे। वहीं पे आपको मिलेगा जीके जीएस का पार्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मायावती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी बलवन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के बलवन शासक ने मायावती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलवन ने दोस्तों इस बारे में जान लीजिए, इनके बारे में बहुत सारी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बलवन ने अपनी सरकार की ताकत से लोगों को प्रभावित करने और उन्हें डराने के लिए एक शानदार दरबार भी बनाया रखा था, और यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कोंकण रेलवे का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो आंसर होगा 1998 में। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर कर्नाटक के ठोकुर तक जाती है। इसकी ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, 34 किलोमीटर। ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में की गई थी। 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली हावड़ा के बीच चलाई गई थी। 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 63 नंबर। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में प्रसिद्ध विनियम आपका 27 जारी किया, जिसने सती प्रथा को अवैध और अदालतों द्वारा दंडनीय घोषित किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। विलियम बेंटिक ने 1828 से 1835 के बीच भारत का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था, और सती प्रथा को इसने राजा राम मोहन के सहयोग से खत्म करने में काफी दोनों का योगदान हो जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1812 में ही सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी, और उनकी पत्रिका संवाद कौमुदी में इसके खिलाफ उन्होंने लेख भी लिखे थे। ठीक है, तो जान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्य यंत्रों को 4 अलग भागों में वर्गीकृत किया है। भरत मुनि ने इन वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो आंसर होगा आपका वाद्य यंत्रों के विभिन्न ध्वनियों के आधार पे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर वाद्यों के मुख्यतः 4 भेद हैं: तत्, सुशीर, अनिरुद्ध, घन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 आइए हम लोग देख लेते हैं। 65 है आपका, भारत सरकार द्वारा आपका MSME के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो आपका हो जाएगा म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो इसे याद रख लीजिएगा। केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना मंजूर की गई है। यह योजना 100 करोड़ तक ऋण की गारंटी देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी त्रिपुरी की आधिकारिक भाषा है? त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कौन सा है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कोक बोराक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। कोक बोराक जो है आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें जाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 73 पे। यहाँ पे रीजनिंग दे दिया गया है, तो चलिए देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके द्वारा की जाती है? तो यह आपका जीवाणु के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोलॉजी का यह क्वेश्चन है। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, आपका जो है आपका नाइट्रोजन है आपका जो है सॉइल में होता नहीं है, ये जो है एटमॉस्फेयर में है। तो इसको एटमॉस्फेयर से सॉइल में मिलाने के लिए कार्य जो है कुछ जीवाणु करते हैं।
तो जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया या नाइट्राइट या नाइट्रेट में जो है परिवर्तित किया जाता है, जो पौधों द्वारा उपयोग नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कुछ प्रकार के जीवाणु द्वारा की जाती है, जिसे डाइएज़ोट्रॉफ कहा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि नाइट्रोजन से क्या बनता है, प्रोटीन बनाने में मदद होता है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे आवश्यक जैविक अणुओं का एक महत्वपूर्ण नाइट्रोजन घटक होता है, जो कि बनता है, तो इसमें हेल्प होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 66 नंबर, क्वांटम वर्चस्व शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन है, क्वांटम वर्चस्व शब्द का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर द्वारा किसी ऐसी गणना को करना जिसे प्रारंभिक कंप्यूटर उचित समय में नहीं कर सकता। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहाँ मिलता है, तो आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 81 पे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 यानी 81, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका मार्क रूटे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर याद कीजिएगा, ठीक है। मार्क रूटे, वर्तमान में मार्क रूटे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी हैं। और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का गठन 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन में उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था। जुलाई 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। नाटो के सबसे नए सदस्य देश कौन से? स्वीडन है, जो मार्च 2024 में 32वें सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग 82 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, सितंबर 2024 में आपका कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा जॉर्डन। डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 83 नंबर, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपका 7वें स्थान पर रहा है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 देख लेते हैं। आइए 84 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 2025 में G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आपका दक्षिण अफ्रीका करेगा। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, याद रख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, इसरो द्वारा 18 नवंबर 2024 को कौन सा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो आपका हो जाएगा GSAT-20। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग दोस्तों 86 नंबर, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो यह आपका ऑप्शन 1990 में आया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे, एक सेकेंड, 1990 में नहीं आया था, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1995 में आया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी, याद रखिएगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसमें टोटल 166 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आपका मुख्यालय हो जाता है। इसका जो है वर्तमान में महानिदेशक नाइजीरिया के आपका डॉक्टर नगोजी अकोंजो इवेला है। नेक्स्ट आप आइए देख लेते हैं हम लोग, रीजनिंग का क्वेश्चन है हम लोग। नेक्स्ट आपका जीके देख लेते हैं कहाँ मिलेगा। तो 93 नंबर क्वेश्चन हमको मिलेगा, तो आइए वहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने। क्वेश्चन है आपका, लिथियम आयन बैटरी में विद्युत अपघटन के रूप में आमतौर पर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका लिथियम लौह युक्त कार्बनिक विलायक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। याद रखिए, लिथियम आयन बैटरी आपका रिचार्जेबल बैटरी होती है, जो आमतौर पर लैपटॉप, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। इन बैटरियों में विद्युत अपघट्य के रूप में आमतौर पर लिथियम आपका हेक्साफ्लोरोफास्फेट जैसे लिथियम लौह युक्त कार्बनिक विलायक का उपयोग किया जाता है। यह विद्युत अपघट्य लिथियम आयनों को एनोड और कैथोड के बीच स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। क्वेश्चन है आपका, 3D बायो प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो आपका कृत्रिम अंग और
उत्तर के लिए बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 3D बायो प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जो कोशिकाओं, बायोमटेरियल्स और विकास कारकों की परतों को जमा करके जीवित ऊतकों और अंगों के निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग का प्रयोग करती है। इस तकनीक का उपयोग क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों को बदलने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग दवा परीक्षण और रोग मॉडलिंग के लिए एक ऊतक मॉडल बनाने के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? तो यह लास्ट ही क्वेश्चन था, इसका लास्ट ही क्वेश्चन था यहाँ पे जीके का लास्ट ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए यहीं पे वीडियो की करते हैं। आप सबका धन्यवाद।